A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Zivya Vadvani, your English teacher. Today we'll be doing the reason-based questions of poetry. Okay, the first poetry in this is we have taken all five. The first one is Birches. Birches में पहला question है in the poem Birches the poet fails to learn baseball. क्यों? Why? Because he lives in on an isolated नाउ हियर यहाँ पर वो एक बॉय की बात कर रहा है तो वी आर कंसीडरिंग कि वो अपनी ही बात कर रहा था. ही लिव्स ऑन एन आइसोलेटेड न्यू इंग्लैंड फार्म एंड हैज टू वर्क और उसके कारण ही वॉज नॉट एबल टू लर्न बेसबॉल. ही हैज टू एंटरटेन हिमसेल्फ ईयर राउंड मतलब पूरे साल उसको काम करना पड़ता है एंड सो ही एक्सप्लोर्स हिज नेचुरल वर्ल्ड. एंड आई अपोलोजाइज फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक of my dear neighborhood. I can't help it. The second question is कि the poet dreams of going back to his childhood. वो अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहता है बचपने में. क्यों? Why? Because his current life becomes too tiresome. उसको ऐसे लगता है कि ये जो लाइफ है जब हम बड़े होते तो हमें भी लगता है कि हाँ हम बच्चे बहुत अच्छे थे. Similarly, he also thinks कि उसकी जो current life है वो बहुत ज्यादा tiresome है. मतलब बहुत ज्यादा कह लो एग्जॉस्टिंग है. समटाइम्स ही इवन विशेस दैट ही कुड एस्केप अर्थ फॉर अ वाइल बट नॉट परमानेंटली. कुछ समय के लिए वो अर्थ से बिल्कुल गायब हो जाए. जैसे कहते हैं कभी कभी मन करते कहीं भाग जाए. तो द सेम थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट फील्स हिज वन आई इज वीपिंग. उसको ऐसा लगता है कि उसकी वन आई इज वीपिंग. वाई? बिकॉज वेन ही वॉक्स थ्रू अ पाथलेस वुड he gets sharp branches and spider webs in his face. मतलब वो जब किसी कहीं अगर if he is going through a pathless wood जहां पर कोई specific path नहीं बना है सिर्फ झाड़ियां झाड़ियां है everywhere, shrubs and bushes हैं, तो उस टाइम पर उसको sharp branches जो वहां की होती हैं वो और कुछ spider webs होते हैं जो उसके face पे लग जाते हैं जिसके कारण his one eye is weeping. Next, the poet talks of the pain taken to fill a cup up to the brim. मतलब एकदम एज तक किसी भी पानी के कप को किसी भी कप को फिल करने के लिए बोला गया है कि ये इसमें टॉक्स अबाउट द पेन टेकन. वो इस चीज के इस पूरे पार्ट की या इस पूरे एग्जाम्पल की बात वो क्यों कर रहा है? वाई? बिकॉज ही कीप्स हिज पोज और हिज बैलेंस means he stays balanced and calm sort of hovering up on a tree branch. मतलब कि जब ट्री ब्रांच पे वो है तो वो ऐसे रहता है कि वो झूल करके इधर उधर ना चला जाए. द स्पीकर कंपेयर्स इट टू द फिलिंग अ कप टू द ब्रिम. इसका क्या मतलब होता है कि ही जस्ट बिकॉज कि ही सेइंग कि उसको बैलेंस रहना चाहिए तो वो उतना ही डिफिकल्ट है जितना किसी भी कप को फिल करना अगर तब तक जब तक उसकी एजेस तक वो भर ना जाए, ओवरफ्लो ना हो जाए. ओके, देन वील मूव टुवर्ड्स डार्कलिंग थ्रश. वी हैव टेकन वेरी स्मॉलर क्योंकि पोइट्री से रीजन बेस्ड क्वेश्चंस निकालना इज वे टू डिफिकल्ट. तो दिस इज वाई जितने आई कुड अरेंज हमने प्री बोर्ड क्वेश्चंस भी इसमें लिए हैं. तो नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ डार्कलिंग थ्रश. The first question is in the poem Darkling Thrush, the poet says so little cause for caroling. अब देखो इसके जो है वो दो पार्ट्स हो सकते हैं. एक कि हम बर्ड के अपीयरेंस को देख करके ले लें कि बर्ड जस्ट बिकॉज की बर्ड वाज ओल्ड, बर्ड वाज रफल्ड, इट हैज रफल्ड फेदर्स. मतलब वो खुद इतनी ज्यादा अजीब लग रही थी, फ्रेल थिन थी कि वो क्यों गाना गा रही है. वाई इज द बर्ड सो हैप्पी. और दूसरा हम लोग उस एनवायरमेंट को ले सकते हैं कि वहां पर पूरा एनवायरमेंट ऐसा था कि इंसान खुश ही नहीं था. नो वन वॉज लाइक एवरीवेयर देयर वॉज ग्लूम, देयर वॉज अ ग्लूमी एटमोसफेयर. तो दोनों चीजें कैन बी टेकन. तो फर्स्ट इज कि देयर वॉज सो लिटिल कॉज फॉर कैरलिंग, सो लिटिल कॉज फॉर सेलिब्रेशन और एंजॉयमेंट. क्यों? वाई? बिकॉज द बर्ड इज ओल्ड विद रफल्ड फेदर्स, सो लॉजिकली नो रीजन टू सेलिब्रेट, yet it sings, the bird sings a happy song. और सेकंड लिख सकते हो कि it was a desolate and dead world with gloomy atmosphere. Okay, next is the poet feels motivated on seeing the thrush that strives to shrink off the glowing gloom because why? क्या बोला गया है कि जो पोएट है he feels motivated
ऑन सीइंग द थ्रश, वो थ्रश को, वो जो बर्ड थी उसको देख करके बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा था, जो उस एरिया से जो ग्लूमीनेस थी उसको हटा दे रही थी, श्रिंक ऑफ कर देना, हटा देना। क्यों? Why? Because it suggests both hope and desperation and resonates with speaker's own emotions. कि speaker जैसे चाह रहा था, he was also saying कि यहाँ पर हर जगह gloominess है, he also wanted कि चीजें हट जाएं, थोड़ी सी होपफुलनेस आ जाए जगहों पे, होप आ जाए। तो वैसे ही इट ऑल्सो लेट द, इट ऑल्सो सजेस्टेड कि जो उसका सॉन्ग था बर्ड का, इट ऑल्सो सजेस्टेड होप एंड डेस्परेशन and it went parallel with the speaker's own emotions. Then next is 7. The poet thought that the bird's happy song carried some secret and holy hope. पोएट को लगा कि जो बर्ड का हैप्पी सॉन्ग है उसमें कुछ सीक्रेट और हैप्पी होप है, होली होप है। यू कैन राइट इट देयर एज ब्लेस्ड होप, जो वहां पर लिखा हुआ था, देयर इज सम ब्लेस्ड होप, जिसका बर्ड को पता था उसको नहीं पता था। वाई? बिकॉज देयर वॉज नो कॉज फॉर सच जॉयफुल सिंगिंग। ओके, पोएट को लगा कि कुछ सीक्रेट थॉट है जो उसके दिमाग में आ रहा है, बर्ड के थॉट दिमाग में, और क्योंकि आसपास देखने में तो लग रहा था कि देयर इज नो जॉयफुल सिंगिंग, नो रीजन फॉर जॉयफुल सिंगिंग, एटलीस्ट देयर इज नो एविडेंट इन द वर्ल्ड अराउंड द पोएट। अब नेक्स्ट इज, ये वाली स्टेटमेंट याद रख लेना कि फ्रॉस्ट को क्या बोला गया था? एज स्पेक्टर ग्रे, और घोस्ट लाइक ग्रे एंड विंटर ड्रेस को बोला गया था द फॉलन स्नो और द हेवी फॉग को क्या बोला गया था? देवर मेकिंग द ट्विलाइट डस्क। ये क्यों हुआ था? क्यों? वाई? बिकॉज दे कैनॉट अराउज एनी सेंस ऑफ चीयरफुलनेस। इसका मतलब है कि इसको, ये वर्ड, इसको जैसे फ्रॉस्ट है तो उसको स्पेक्टर ग्रे क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि वहां पर इन चीजों के कारण कोई भी, जैसे आप विंटर्स का मौसम देखोगे, अगर धूप नहीं निकलती तो बहुत उदासी, मायूसियत जैसी लगती है। सेम चीज यहाँ पे भी है कि just because कि no one could see the sun, the weakening eye of the day, तो इसीलिए there was no sense of cheerfulness. Okay, next we will move to crossing the bar. Crossing the bar में first है, the poet says that there may be no sadness of farewell. poet कहता है कि कोई भी farewell की sadness नहीं होनी चाहिए। Why? Because he may be carried, भले ही he is going beyond the limits of time and space, as we know, he retains the hope that he will look upon the face of his pilot, whom he will see the God when he has crossed the sandbar. वो सिर्फ इतना कह रहा है कि भले ही I am going to die, but ultimately I hope that I will meet my pilot when I will cross the sandbar. Okay, next question is the image of sunset और evening star को यहाँ पर क्यों यूज किया गया है? Why? Because it symbolizes death. Sunset symbolizes death, evening star symbolizes the new hope of life after death, as the evening star rises after sunset. Okay, then next question is, it is a poem that argues, ये वो पोएम है that argues कि डेथ एक कंफर्ट के जैसा है। मतलब पीपल आर यूजुअली अफ्रेड ऑफ डेथ, व्हाई वाज द पोएट सो मच कंफर्टेबल विद इट? तो क्यों? व्हाई? बिकॉज स्पीकर का जो रिलीजियस फेथ है, बिकॉज इट डिपिक्ट्स, ये क्या डिपिक्ट करता है कि रिलीजियस फेथ उसका, कि हम मरने के बाद दैट आई विल गो एंड मीट गॉड, भगवान से मिलेंगे, तो वो चीज उसके रिलीजियस बिलीफ में चली आती है। Accordingly, the speaker wants to die quietly and gently without fear, reassured by the knowledge. Why? Because he wants to die quietly, gently, softly, बिना किसी डर के, घबराहट के। क्यों? क्योंकि उसको पता है, उसके पास एक ज्ञान है, ही इज रीअश्योर्ड, उसको पता है ये चीज कि जो भी नेक्स्ट कम्स इज द मीटिंग विद गॉड, कि हम इसके बाद भगवान से मिलेंगे। ओके, देन द डोवर बीच, a kind of horrible poem. The poet calls the world a darkling plain. Poet जो है world को, मतलब calls the world, उस place को बुला रहा होता है darkling plain. Why? Because the poet grieves over the purposeless life. वो कहता है that ये जो area है, ये एकदम अब जो sea of faith है वो वापस जा रही है, तो अब ये जो area है, ढोलक बज रहा है पीछे, ये जो एरिया है, दैट इज, एंड आई डोंट हैव साउंड प्रूफ रूम, आई एम नॉट दैट रईस,
because the poet grieves over the purposeless life and dark and ignorant world. वो ये कह रहा है कि पोएट उस जगह को डार्कलिंग प्लेन क्यों बोलता है, क्योंकि उस वो जो एरिया है, या आप कह लो कि ये जो अब दुनिया ये कैसी बन गई है, दिस इज पर्पसलेस, दिस इज डार्क. यहाँ पर इग्नोरेंट लोग हैं जो चीजों का ज्ञान नहीं है, जिनको पीपल आर रनिंग आफ्टर मटीरियल गेन्स ब्लाइंडली, कि दुनिया अब सिर्फ पैसे और कंफर्ट के पीछे भाग रही है. देयर इज नो लव, देयर इज नो हेल्प, नथिंग इज देयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट uses the word grating. वो एक वर्ड यूज करता है grating to depict the sound of water hitting the pebbles. वो ये वर्ड क्यों यूज करता है? Why? Because those little rocks are being pulled out by the waves as they go out, are thrown back on the beach when the waves come back in. एक और चीज इसमें थी कि मतलब ये यहाँ पर ये बताया गया कि जो लिटिल रॉक्स से वो आते हैं, वेव्स उनको लेकर आती है, फिर वेव्स उनको वापस लेकर के जाती हैं. ठीक है, इसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है ग्रेटिंग. और ग्रेटिंग का मतलब भी क्या है? ग्रेटिंग कैन बी टेकन एज अ हार्शनेस ऑफ साउंड. किसी भी चीज के बहुत ज्यादा हार्श साउंड को यहाँ पर दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड. ओके, नेक्स्ट इज वी आर द म्यूजिक मेकर्स. जहां पर बहुत छोटे छोटे से दो टॉपिक्स आई हैव टेकन. क्या है? आर्टिस्ट आर एक्नॉलेज एज वर्ल्ड लूजर्स एंड वर्ल्ड फोरसेकर्स. क्यों? क्योंकि उनको ये दो नाम से क्यों बुलाया गया है? बिकॉज दे आर पीपल हु रिनाउंस द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड को फेमस बनाते हैं. पीपल ऑन whom the world shines, but we are always, we also seem to be the people. अच्छा, we नहीं है ये, यहाँ पे ये they होगा. ठीक है, इसमें करेक्शन कर लेना. तो they are the people who shake the world to its foundations. मतलब वो उसको जमीन तक हिला सकते हैं, उस वर्ल्ड को. ये चीज बोली गई है that they are world losers and world forsakers. Last is artists destroyed those cities with prophecies of new and better world. एकदम लास्ट वाले स्टैंजा में शायद यूज हुआ है कि आर्टिस्ट ने ड्यू टू भविष्यवाणी उन्होंने जो पुरानी सिटीज है उनको डिस्ट्रॉय करके नई सिटीज भी बनाई हैं. क्यों? वाई? बिकॉज एवरी एरा इज अ ड्रीम दैट इज आइदर डाइंग और आइदर बीइंग बॉर्न. क्या बोला गया है कि या तो हर समय पर एक ड्रीम खत्म होता है और दूसरा ड्रीम उठता है. इसी के कारण people have sometimes they form new cities and sometimes they destroy the old ones. ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल काइंड ऑफ चीजें हैं. फर्स्टली प्रिपेयर द समरी ऑफ इट. क्योंकि देखो पोइट्री में बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं आता, क्योंकि पोइट्री खुद ही बहुत ज्यादा एनालिटिकल होती है. तो आई वुड सजेस्ट, बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि हाउ टू प्रिपेयर दैट पोएम पार्ट. यू कैन डू ओनली वन गुड थिंग जो आपको एटलीस्ट मतलब आप क्वेश्चन से डील कर पाओगे. दैट इज द ओनली थिंग कि आप वो पूरा पार्ट लो. ठीक है, जितनी बड़ी पोएम है उसकी एक नाइस अच्छी जगह से समरी प्रिपेयर कर लो. आई ऑलरेडी गेव यू अ फ्यू वेबसाइट्स जो हम यूज करते हैं. फर्स्ट इज दिस लिट चार्ट्स, नेक्स्ट इज दिस इंग्लिसिस्ट, नेक्स्ट इज स्पार्क नोट्स. ओके, बीमिंग नोट्स भी ऐसे ही है और एक लिटबर्ग भी है. तो ये सारी वेबसाइट्स आप यूज कर सकते हो. मुझे इन सब का सबसे ज्यादा तो इसका लिट चार्ट्स का कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप उनको यूज कर सकते हो. इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपके पास एक प्रॉपर समरी होगी चीजों के लिए. एक ऐसी एक नाइस 1 to 2.5 पेजेस की समरी ऑफ ओनली ऑफ पोएट्री. आई एम सेइंग, हम बाकी चीजों के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि दैट यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द टेक्स्ट इटसेल्फ. इसकी एक अच्छी सी समरी विद ऑल द कोटेशन जो आपको आसान लगती है कि आप उनको लर्न कर सकते हो. उनके साथ एक आंसर अपना फ्रेम कर लो. जो क्वेश्चन आता है उसी के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा बहुत इधर उधर मोल्ड करके उसमें भर देना. एंड लिटरली इट वर्क्स. इन द सेंस व्हाई इट वर्क्स, क्योंकि पोइट्री में आपसे डीपर मीनिंग क्या ही वो पूछेंगे, वो खुद ही इतनी ज्यादा डीप होती है. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द होल पोएम. उतना पढ़ लेना. बाकी स्टोरीज यू हैव टू प्रिपेयर एज इट इज. नाउ फ्रॉम टुमारो वील बी स्टार्टिंग विद लैंग्वेज, क्योंकि अब दिन कम बचे हुए हैं. फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई विल बी टेकिंग कुछ और एक कॉन्सेप्ट है जो हमें खत्म करना है ऑफ लिटरेचर.
So we'll be doing it 10, 11, 12. तो today's 8th, from 9th I'll also take literature. उसके बाद I will close that chapter as a मतलब close that subject. Okay. So keep preparing for your exams. कोई और problem हो, you can mention it in the comment box and I will explain it to you. I will send you this PDF on Telegram. Keep preparing for your exams. Thank you.